हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती से पाठ 9। पाठ का नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। हम पहले लेखक का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। परिचय: विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। इनकी प्रमुख कृतियां है फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली निबंध है। अंतहीन आकाश यात्रा है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा संस्मरण है। अस्थि और भवती आत्मकथा है। बातचीत साक्षात्कार संग्रह है आदि। पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे हम। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। बच्चों, साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात, यानी किसी मशहूर व्यक्ति की मुलाकात ली जाती है। वह यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनको यहाँ पहुँचने में कितनी क्या क्या तकलीफ़ें सहनी पड़ी, इस प्रकार की उनके जीवन के बारे में जानकारी पाने के लिए जो प्रश्न पूछकर जानकारी ली जाती है उसे मुलाकात कहते हैं। तो इस साक्षात्कार में क्या है, जो तिवारी जी इस पाठ के लेखक है, उन्होंने नागर जी से मुलाकात ली है और उसमें उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, लेखक आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछकर उनके जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम थोड़ा थोड़ा पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और पाठ में समझा दूंगी, ध्यान से सुनना। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत। तिवारी जी पहुंचे हैं और नागर जी से वह बात कर रहे हैं। नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? तिवारी जी ने नागर जी को सवाल पूछा है कि आपका लेखन काल का आरंभ कैसे था और उस जमाने में लेखन का साहित्यिक माहौल कैसा था और आप किससे प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया। देखो, कोई भी कार्य हो, हम किसी ना किसी से प्रेरित होकर करते हैं। तुम भी बच्चों घर में अपने पापा को देखते हो, अपनी मम्मी को देखते हो, अपने बड़े भाई को देखते हो, तो उनसे कुछ ना कुछ तो सीखने की, उनसे कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। तो वही उसी प्रकार वह पूछ रहे हैं कि आपके आदर्श कौन थे। और देखो, हर एक का आइडियल मैन कोई ना कोई तो होता है कि उसको देखकर वह बड़ा होता है, मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी वैसा करना है, इस प्रकार तो उनको पूछा जाता है। अब नागर जी क्या जवाब देते हैं देखेंगे। नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। यानी लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया था का मतलब यह है पढ़ना लिखना नहीं, तो
लेखन साहित्य निर्मित के पहले उन्होंने दूसरों का साहित्य पढ़ना शुरू किया था, तो उससे उनको प्रेरणा मिली होगी। उन किसी लेखक ने क्या लिखा होगा, किस प्रकार लिखा है, वो पढ़ पढ़ कर उनको भी लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था, यानी ज़्यादातर कवियों की कविताएं पढ़ते थे। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था, यानी इस प्रकार के साहित्य फिर उन्होंने कविता के बाद पढ़ना शुरू किया। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे, मेरे पितामह और पितामह 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। उन पत्रिकाओं के नाम है सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था, यानी तब ज़्यादातर इन्हीं साहित्य प्रेमचंद जी और कौशिक जी का ज़्यादा साहित्य हमारे सामने था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती भी उन्होंने पढ़ा है। तो देखो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि उन्होंने यह कहानी संग्रह 1930 के आसपास पढ़ा। तो देखो उन्होंने कितना साहित्य पढ़ा है, कविताएं पढ़ी है, प्रेमचंद कौशिक जी का साहित्य पढ़ा है, शरद चंद्र जी का साहित्य पढ़ा है, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी का कहानी संग्रह पढ़ा है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद उन्हें काम की अपने साहित्य निर्मित की प्रेरणा मिली होगी। और भी बता रहे हो, उपन्यास में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी आदि और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। उन्हें 1930 तक उन्होंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा हुआ था। तो तिवारी जी पूछ रहे हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तो जिन लेखकों का आपने साहित्य पढ़ा वही लेखक आपके आदर्श थे? तो नागर जी कहते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। यानी तब तो मैं लिखने के बारे में सोचता भी नहीं था और कोई आदर्श सामने रख कर मैंने कुछ किया नहीं है। तब मैं इसलिए पढ़ता था कि पढ़ने से मुझे आनंद मिलता था, इसलिए मैं पढ़ता था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-29 में लाठीचार्ज हुआ था। यानी वह सबसे पहली कविता उनकी कैसे निर्माण हुई उसके बारे में बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन पर बहिष्कार डालने के लिए, और वहाँ नागर जी मौजूद थे। तो वो कहते हैं, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लव कहो लाठी खाए, इसी लेखन का आरंभ मानिए। यानी वो कहते हैं कि वो लाठीचार्ज, वो बहिष्कार देखकर मुझे अपने आप कविता सूझी और मैंने उसे प्रस्तुत किया, लिखा, और वह उस कविता का नाम है कब लव कहो लाठी खाए। और वो कहते हैं, इसी कविता को मेरी लेखन का प्रारंभ मानिए। तो तिवारी जी क्या पूछते देखेंगे। तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? यानी बहिष्कार के समय वो वहाँ मौजूद थे का मतलब वह तब राजनीति में कुछ ना कुछ तो देख रहे थे। तो तिवारी जी पूछते हैं कि आप राजनीतिक घटनाओं में, कार्यों में आगे क्यों नहीं बढ़े? तो उसका भी कारण वो बताते हैं कि नहीं, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन। वो बोल रहे हैं कि राजनीति में मैंने सक्रिय सहभाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, और तब ऐसा था कि कोई किसी के घर का व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है और उस
घर का कोई भी सदस्य राजनीति में सक्रिय सहभाग ले तो उसको नौकरी से निकाला जाता था। और नागर जी को पता होगा कि पिताजी की नौकरी के कारण ही सब कुछ घर का ठीक ठाक चल रहा है, तो वह खुद उसके बीच में आना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सक्रिय सहभाग नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ कविताएं लिखी जो इस राजनीतिक कार्यों को प्रोत्साहित करेगी। वह कहते हैं कि 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। यानी 1929 के बाद वह सामाजिक कार्य भी करने लगे और पढ़ने में भी उनकी रुचि बढ़ी। लेकिन उन्होंने लिखना तो शुरू किया। 1933 में उनकी पहली कहानी छपी और वह है अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुधियेश थे उनकी, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यानी वो कहते हैं कि उनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो प्रभावित किया का मतलब ये है कि उनकी लेखन शैली अच्छी लगने लगी, तो उनके लेखन शैली में भी वह लेखन का कौशल उतरा होगा। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का कुछ भी प्रभाव कुछ पड़ा? यानी तब गांधी जी सक्रिय कार्य कर रहे थे और गांधी जी के कार्यों का प्रभाव आप पर पड़ा? तो नागर जी कहते हैं हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। वो कहते हैं कि हाँ, गांधी जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैं खुद भी कार्य करने का सोच रहा था, लेकिन पिताजी ने शुरू में ही मुझे रोका और रोकने से मेरा फायदा यह हुआ कि मेरा लेखन कार्य अच्छा हुआ। यानी मेरी लिखना जो था वह मेरा बढ़ गया और मैं अच्छे से लिखने लगा। तिवारी जी पूछते हैं, आपके लेखन में गरीबों की प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? अब देखो, उनके लेखन में ज़्यादातर गरीबों के बारे में लिखा गया है, उससे वह प्रभावित है। तो वह कैसे हुआ है यह पूछ रहे हैं। तो इसका कारण वो बताएंगे कि वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, क्योंकि समाज में रहते हैं, गरीब लोगों को देखते हैं, तो समाज से ही उभरी थी। यानी समाज से ही वो निर्माण हो गई थी, क्योंकि समाज में मैं सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को देखता था, उनसे प्रेरित होकर ही मैंने वैसा साहित्य लिखा है। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। और समाज के गरीब लोगों के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं उसका जो प्रायश्चित, यह इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। घर से, बचपन से माता पिता ने उन पर जो संस्कार किए हैं वह संस्कार भी काम के थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। तो कहते हैं कि एक पिताजी का गुण मुझे अच्छा लगता था। पिताजी किसी के अच्छे कार्यों में जाए या ना जाए, लेकिन किसी का दुख दर्द है, कई घटना हो गई है, तो वहाँ पिताजी तुरंत पहुँचते थे। और इस गुण से लेखक बहुत ही प्रभावित है। तिवारी जी पूछते हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्रांतिकारी आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ा? तो इसका जवाब नागर जी क्या देते हैं, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 में आंदोलन तेज हो गए थे। वो कहते हैं कि हाँ, काकोरी कांड में मैं प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए गया था और तभी मुझे मेरे पिताजी ने डांटा भी था और रोका भी था। और
वह 1921 से वह आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे कार्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है ने? सामाजिक आंदोलनों के जैसे आर्य समाज पर आपको कुछ प्रभाव पड़ा है? नागर जी कहते आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलन में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। यानी सामाजिक कार्य, यानी समाज के लिए किया गया कार्य और राजनीतिक कार्य अलग होता है। तो सामाजिक कार्य, सामाजिक आंदोलन में सहभाग लेने के लिए पिताजी ने कभी रोका नहीं, लेकिन रोकते थे राजनीति के लिए। और नागर जी की भेंट नेहरू जी से हुए 1933 में। कैसे हुई देखो। नेहरू जी की उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। मेडिकल कॉलेज में मरीजों पर इलाज किया जाता है और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में नेहरू जी की माँ और नागर जी का छोटा भाई एक ही साथ दाखिल हो गए थे। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई अता पता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। यानी खुद नेहरू जी जेल में थे और उनकी माता जी अस्पताल में थी, तो मैं उनके पास हमेशा चला जाता था। तो ऐसे ही पंडित जी जब जेल से छूटे, तब जब वो आए तब मेरी और उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद बहुत बार होती रही। उनसे खूब बातें होती थी, तरह तरह की, यानी हर तरह की बातों पर हम दोनों में बातचीत होती थी। आपका पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास लिखा है 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। यानी उनका उपन्यास लिख कर हो गया महाकाल नामक 1944 में और वो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तिवारी जी, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? हाँ, यानी लिखते वक्त उन्होंने पहले महाकाल नाम दिया था, फिर उसका नाम बदल गया और भूख रखा गया। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखक के संपर्क प्रभाव में रहे? ने इस जमाने के कौन से लेखक से आप प्रभावित हुए थे? नागर जी, बहुत सारे नाम बता रहे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर, वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून की मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा। उनके गांव भी गया। यानी इतने सारे उस वक्त के साहित्यिकों को वह जानते थे और उनका साहित्य इन्होंने पढ़ा था। पुराने साहित्यकारों में आपको कौन आदर्श मानते थे? यानी अपना आदर्श मानते हैं, यानी पुराने साहित्यकार जो है उनमें से किसको आप आदर्श मानते हो? तो नागर जी बता देते हैं, तुलसीदास को तो मुझे गुट्टी में पिलाया गया। गुट्टी यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जब 12 दिन का होता है तब से उसे गुट्टी पिलाई जाती है। उसमें बहुत सारी औषधियाँ होती है जिसको घिस घिस कर माँ बच्चे को पिलाती है, वो गुट्टी होती है। तो उसके साथ पिलाया गया का मतलब तुलसीदास की साहित्य को घिसते नहीं थे, तो कैसे पिलाया गया? बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे
पढ़वा कर सुनते थे। यानी वह जब शाम के वक्त रामचरितमानस पढ़ने के लिए बैठते थे तो लेखक को साथ में सुनने के लिए बिठाते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे, और उसमें से कई श्लोक वह जबरदस्ती से मुझसे याद करवाते थे। तिवारी जी, नागर जी, आपने खंजर नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? यानी खंजर नयन में आपने जो लिखा है नेत्रहीन सूरदास जी के साहित्य को, तो आपको विश्वास है? तो नागर जी कहते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच लगती होती है। वो कहते हैं हाँ, और ऐसा कहा जाता है ना, भगवान जब एक कोई कमी रखता है तो दूसरे किसी में तो उसको ज़्यादा देता है। वैसे ही नेत्रहीन जो है उसकी भविष्यवाणी अब भी सच होती है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं, यानी सूरदास जी अंध थे, लेकिन वो जन्म से अंधे थे या उसके बाद जन्म लेने के बाद कई सालों बाद वह अंधे हो गए, इसके ऊपर बहुत ही बहस चलती है, विवाद चलता है। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। और सच है कि रास्ते में जाते वक्त कई लोगों को हम देखते जाते हैं, लेकिन जब तक वो मन में नहीं आता तब तक वो हमारे दिमाग में नहीं आता। इसीलिए वो कहते हैं कि देखना आँख है, माध्यम है, लेकिन मन सही प्रकार से देखता है। आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तो वो कहते हैं, सार्थकता की परख कौन करता है? हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। यानी वो कहते हैं कि मैं जो भी साहित्य लिखता हूँ इसके ऊपर पढ़ने वाले, जो मेरा साहित्य पढ़ने वाले हैं, वह मुझे पत्र लिखते हैं, और वह जो पत्र है वही होता है कि जो मेरे साहित्य का लेखा जोखा। नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। नागर जी, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, अखंड भारतवर्ष यानी संपूर्ण भारतवर्ष, पूर्ण भारत, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने कई कैरेक्टर, चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। वो कहते मैं इतना घुमा हूँ तो कई प्रकार के लोग देखे और कई प्रकार के लोगों के रहने का अथवा उनकी मानसिकता का मैंने पढ़ाई की है, और उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ सोचा है, और जो सोचा है वही मेरे साहित्य में आया है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। यानी वह कहते हैं कि आप अगर बोल रहे हैं तो अगर सही सही जवाब दे दूँ तो एक ही व्यक्ति है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ अथवा जिसे मैं प्यार करता हूँ, वह है रामविलास वर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। यानी कुछ साहित्य उनके मन को इतने भाए हैं, अच्छे लगे हैं कि दोबारा वह मिले तो भी वह पढ़ना चाहते हैं। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में, यानी वो क्यों पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय समाज जो बदल रहा है उसका सुंदर चित्रण उसमें है। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है, और वो बोलते हैं कि जो भारत के बाहर के कुछ चेखव जी है, टॉलस्टॉय है, उनके भी लेखन से मैं प्रभावित हूँ। तिवारी जी, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है
तो कौन से पत्रों का संकलन किया? संकलन करना यानी इकट्ठा करना, यानी ठीक से रखना। किसी के पत्र आए हुए, वो कौन से पत्र है देखेंगे। हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। वो कहते हैं ऐसे पत्र तो बहुत संग्रह किए, इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। और एक बात उन्होंने इकट्ठा की है, संग्रहित की है कि प्रत्येक जाति के रीति रिवाज क्या क्या है, उनकी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा, और यह जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा। और सही है कि कोई भी जानकारी लेने के लिए वहाँ पहुँचना जरूरी होता है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है, और बड़े बूढ़े लोगों से उनके पहले वाली कहानियाँ सुनकर मैंने परिस्थिति को जान लिया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल जो पुस्तक है उनकी, वह लिखते वक्त उनको बहुत घूमना पड़ा, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति है उसे सत्य रूप से साकार करने के लिए, उनसे जानकारी पाने के लिए उनको घूमना पड़ा था। आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क यानी कोई भी उपन्यास लिखे, वह पहले उसकी पढ़ाई करते थे, उसमें क्या लिखना है, किस व्यक्ति को साकार करना है, ऐसे व्यक्तियों को मिलते थे, और उनकी मनोवैज्ञानिकता को पहचान कर वह आगे बढ़ते थे। हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। यानी नाचो बहुत गोपाल, इसमें सफाई कर्मचारियों के ऊपर वह पुस्तक है, तो उन्होंने उसके लिए उनकी बस्ती में वह गए, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन किया। तिवारी जी, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रेंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है, और मन और प्राण अलग है, क्योंकि वो कहते हैं कि प्राण को मन से अलग करना पड़ता है, क्योंकि मन की गति अलग है, यानी मन गतिशील है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है, और इसीलिए दोनों अलग अलग है। सूर में अपना मन को ही पकड़ा है, और सूर ने अपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। अब देखो, सूरदास जी अंधे हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। यानी वह आंखों से नहीं देखते हैं, कानों से, अपने मन से देखते हैं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटिविटी आई बनाएगी। यानी वो कहते हैं कि पूरी, और मैंने कहा ना कि भगवान एक शक्ति निकाल देता है तो दूसरी शक्ति में वह ज़्यादा तीव्रता निर्माण करता है। प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो यही बनेगा ही। नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं लिया। आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपकी उम्र के बारे में भी बिना सोचे हम आपके पास आए, और हमने आपका बहुत सारा समय लिया, और इसका भी लिहाज, इसका भी हमने इसके बारे में भी सोचा नहीं कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, वगैरह वगैरह। तो नागर जी कहते हैं, स्वास्थ्य ठीक है मेरा। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। और वो कहते हैं कि हाँ, यह बात सत्य है, लेकिन एक बार जब पत्नी मेरी मर गई, मृत्यु हो गई उनकी, तब मेरे जीवन में टूटन सी आ गई थी, लेकिन अब मैं खुद को बदल रहा हूँ। तुम लोग यह कब तक
और वो कहते हैं कि मैं तुम लोग वह मनाओ कि अब जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, और वह आप ध्यान में रखो कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं लिखता रहूंगा। देखो बच्चों, यहाँ पाठ पूरा हुआ है। अब हम देखेंगे पाठ के कठिन शब्द, जो भी लेखन कार्य है उसे देखेंगे। कठिन कार्य: बहिष्कार करना, त्याग करना, निकाल देना। शैली जो है प्रणाली, रीति, तरीका। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। पहले, अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक कौन कौन है? लेखक और क्रियाएं। लेखक है स्नेह जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय। पत्रिकाएं है सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उत्तर लिखिए। नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय, वह समय है 1928-29। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे, किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कहानी के नाम अलग करने हैं, उपन्यास के नाम अलग करने हैं, कविता और अन्य। हम देखेंगे कहानी है अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल, महाकाल खंजन। महाकाल की जगह यहाँ महाकाल दिया है, लेकिन उसका नाम भूख भी है। कविता में है कबलव कहाँ लाठी खाए, और अन्य है गदर के फूल। कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार: जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरतचंद्र, प्रेमचंद, माधव शुक्ला। कार्य: आलोचक का कार्य और रचनाकार। समीक्षा करना और रचना करना। नागर जी के प्रिय विदेशी खेल। लेखक कौन कौन है? विदेशी लेखक टॉलस्टॉय और चेखव। एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक: रामविलास शर्मा। नागर जी के प्रिय आलोचक: पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखन। अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। गदर के फूल। नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल। लिखिए तद्धित शब्दों का मूल शब्द। साहित्यिक में मूल शब्द साहित्य, विलायती में मूल शब्द विलायत। रुदंत शब्दों का मूल शब्द। खींचाव में खींच और लिखावट में लिख। उचित जोड़ियां मिलाइए। देसी और विलायती। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। अपशकुन अमृतलाल नागर। आनंदमठ बंकिम चंद्र। रामचरितमानस तुलसीदास। अभिव्यक्ति: ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न स्वमत के लिए आता है बच्चों। कहा जाता है ग्रंथ ही गुरु, पुस्तक मानव का सबसे अच्छा मित्र है। इन बातों से यह पता चलता है कि ज्ञान अथवा आनंद प्राप्ति के लिए वाचन करना बहुत आवश्यक है। पुस्तक से बहुत गहरा ज्ञान मानव को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। महान व्यक्तियों के विचार भी मानव को पुस्तक में ही पढ़ने मिलते हैं। पुस्तक एक ऐसी वस्तु है जिसे हम सब चाहे खोलकर ज्ञान पा सकते हैं। इस पर किसी का बंधन नहीं रहता, समय का बंधन नहीं रहता।
इसीलिए पढ़ना जो है वह बहुत आवश्यक है। श्रवणीय, किसी बुजुर्ग से स्वतंत्रता पूर्व भारत की विस्तृत जानकारी सुनिए और मित्रों को सुनाइए। यह कार्य आपको करना है। अब अगला कार्य है पठनीय। किसी खिलाड़ी का साक्षात्कार लेना है तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न मैंने तैयार कर दिए हैं। खिलाड़ी का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्न, इस प्रकार के 4-5 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और उसमें लिख सकते हो। आपके खेल जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आपके गुरु कौन थे? आपको अभी तक कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? आपको अपने खेल जीवन में मुश्किलें आई है तो कौन सी? आपके खेल जीवन का अनुभव बताइए। आप आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार के प्रश्न पूछकर हम उनकी मुलाकात ले सकते हैं। पठनीय, प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण पढ़िए और चर्चा कीजिए। यह कार्य भी आपको करना है। उसके बाद आज के समय में पत्र लेखन की सार्थकता पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न भी स्वमत के लिए आता है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। इसके द्वारा 2 हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार भी एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक सघन भूमि पर ला खड़ा करता है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में संचार माध्यमों का इतना प्रचार हो गया है कि आजकल लोग अपने संबंधियों को पत्र लिखना ही भूल गए हैं। आज लोग इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से शीघ्र संदेश भेज रहे हैं और इस तो भी पत्र लेखन का अनुभव जो है महत्व बहुत कम नहीं होता है। अब हम भाषा बिंदु देखेंगे। मैंने कहा है भाषा बिंदु का मतलब हमेशा व्याकरण का प्रश्न होता है। यहाँ व्याकरण का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रिया को रेखांकित करके दी गई तालिका में उसे लिखिए। वाक्य है, पहला वाक्य है, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। मुख्य क्रिया है करना और पढ़ा पढ़ना। दूसरा वाक्य है, माता पिता का यह रंग देखकर तो बूढ़ी काकी को और सताना लगे लगना। पहले चार्ट में मुख्य क्रिया है, दूसरे में सहायक क्रिया है। तीसरा वाक्य, उसकी ननंद रूठना गई जाना। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ाना उठे उठना। अगला वाक्य है, वे पुस्तक पकड़े न रख ना सके सकना। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, लौटाना दी देना। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, दिखाना लगा लगना। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ गया, नहीं समझ पाया पाना। काकी घटनास्थल पर आना पहुंचना। अब अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, चलना गए जाना। अब अगला प्रश्न है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुनकर लिखिए। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे, लिखना रहना। उससे
समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, होना रहे रहना। 1921 से आंदोलन तेज हो गए, होना गए जाना। तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया, पिलाया पिलाना गया जाना। अपने लिखने की सार्थकता की परख की है, परखना की करना। उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा, करना पड़ा पढ़ना। प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता पढ़ना। जब तक जिंदा हूं लिखता रहूं, लिखना रहूं रहना। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, पड़ेगा पढ़ना। मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। मुख्य क्रिया देखना, सहायक क्रिया लेना। इस प्रकार मैंने 10 वाक्य दिए हैं। बच्चों, सहायक क्रिया के बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वह वीडियो शुरू करके देखो तो सहायक क्रिया की पूरी जानकारी, पूरा पढ़ाई हो जाएगी आपको। फिर सहायक क्रिया की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है सहायक क्रिया का वीडियो, उसे देख लो। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की रिक्त स्थानों की पूर्ति उसके कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिखिए। वाक्य है, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, से अपादान कारक। मैं बंडल को उठाकर खोलकर देखने लगा, कर्म कारक। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, ने कर्ता कारक। हमारे शहर में एक कवि है, में अधिकरण कारक। कितने दिनों की छुट्टियां है, की संबंध कारक। मानो रेल से ससुराल चली गई, करण कारक। उन्हें पुस्तक के लिए, अगला वाक्य है, उन्हें पुस्तक के लिए कहा, के लिए संप्रदान कारक। पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला, से करण कारक। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, के लिए फिर संप्रदान कारक। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, से करण कारक। बुद्धिमान स्वभाव के सज्जन थे, के करण कारक। घटनास्थल पर आ पहुंचे, पर अधिकरण कारक। अरे यह बुढ़िया कौन है, अरे संबोधन कारक। अब अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। मैंने पढ़ना शुरू किया था, ने कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने। मैं आरंभ में कवियों को अधिक पढ़ता था, कर्म कारक को। उसी से पिता ने डांटा और रोका, करण कारक से। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा, के लिए संप्रदान कारक। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा, के संप्रदान कारक।
पंडित जी जब जेल से छूटे तब मेरी उनसे भेंट हुई। उनसे अपादान कारक। इसे लेखन का आरंभ मानिए। संबंध कारक का। नेहरू जी जेल में थे। अधिकरण कारक में। अरे जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। अरे संबोधन कारक। इस प्रकार यहाँ यह लेखन कार्य पूरा हुआ है। उपयोजित लेखन है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। पहले परिच्छेद देखेंगे हम। विख्यात गणितज्ञ C.V. रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेह हुए। वह अपने अध्यापक जॉन साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निराकरण नहीं कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय में प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। वह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की पूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जॉन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन को इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर भी जॉन्स को दिया, पर जॉन्स उसे जल्दी न लौटा सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात कर सके। अब इस पर प्रश्न बनाकर दिए हैं मैंने। रमन का साथी किसके संबंध में प्रयोग कर रहा था? रमन के प्रयोग पर किसने निबंध लिखा? रमन के समस्या का हल निकालने के लिए किसके निबंध पढ़े? रमन की प्रतिभा की प्रशंसा की। कैसे की? कि अब पहला है रमन की प्रतिभा की प्रशंसा किसने की और अगला है रमन की प्रतिभा की प्रशंसा कैसे की। इस प्रकार 5 प्रश्न बनाकर दिए मैंने। उसके बाद यहाँ विषय दिया है कि अंतर्जाल में से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके उसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। मेक इन इंडिया क्षेत्र, उद्देश्य धंधे, लाभ और राज्य और स्थान मैंने तैयार किया है। बॉर्डर करनी है पेंसिल से और बीच में लिखना है। भारत उद्यमशीलता में वृद्धि का मार्ग, मेक इन इंडिया। भारत में समर्पित का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण। भारत का विनिर्माण के बड़े केंद्र का रूप। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा। उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो। इस प्रकार बच्चों लेखन कार्य, व्याकरण, स्वमत, स्वाध्याय और पाठ समझाना सब मैंने कर दिया है। दोबारा इस वीडियो को शुरू करना, ध्यान से पाठ पढ़ना और जो भी लेखन कार्य है उसे लिख कर पूरा करना, तो आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों। अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी।